हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम एक न्यूज़ के बारे में जानेंगे। ये न्यूज़ है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की। बार बार हम सुन रहे हैं कि कुछ शिवसेना के जो एमएलएज हैं वो कहीं और चले गए हैं, कभी गुजरात कभी असम से न्यूज़ आ रही है और कहा जा रहा है क्या वो सरकार गिर जाएगी, क्या जो एमएलएज छोड़ के बाहर गए हैं वो खुद से अपनी एक पार्टी बनाकर दूसरी गवर्नमेंट बना लेंगे। तो इन सब के बीच में एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है, वो डिफेक्शन के बारे में। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको क्लैरिटी है इस बारे में कि डिफेक्शन क्या होता है और कितना आपको उसके बारे में जानकारी है? अगर कम है तो आप पहले कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बहुत रेलेवेंट रहता है। तो डिफेक्शन है क्या? एक टर्म होता है इंडियन पॉलिटिक्स में, आया राम गया राम। ये असल में हरियाणा में 1967 के इलेक्शन से चर्चा में आया था, जहाँ पर एक एमएलएज ने एक हफ्ते के अंदर ही या 15 दिन के अंदर ही 3 पार्टियाँ बदली थी। तो कहा जा रहा था अभी इस पार्टी में फिर दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं। तो एक टर्म आया था हॉर्स ट्रेडिंग का, यानी आप पैसे देके एमएलएज खरीद रहे हैं और जिनको लग रहा है जो पार्टी की सरकार बनने वाली है, जो मुझे ज़्यादा फ़ायदा देगा, एमएलए उन पार्टीज़ की तरफ शिफ्ट कर जाते थे। तो इन्हें रोकने के लिए फिर ये बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया गया। तो ये मुद्दा यहाँ से आया कि आपको दिख रही है जो पार्टी बन रही है, सरकार जो बना रही है पार्टी, और वो मुझे अगर ज़्यादा मुनाफा देगी तो एज एन एमएलए आप वहाँ स्विच कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए लॉ लाया गया था। और डिफेक्शन में होता ये है कि अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, उनके पक्ष में वोट कर देते हैं। इससे आपकी सरकार या तो गिर जाती है या आपकी पार्टी को नुकसान होता है। तो इसे कहते हैं डिफेक्शन। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में और लीगली प्रोविजंस हैं इसे रोकने के लिए। क्यों? वो आप समझ गए। आया राम गया राम रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, एमएलएज की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए लॉज बनाए गए थे। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो एमएलएज हैं, किसी अगर शिवसेना पार्टी के हैं, वो बाद में किसी और पार्टी को सपोर्ट कर दें। शायद इसके पीछे रीज़न ये हो कि वो खुद से चाहते हैं वो अलग होना, पर ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद उनको कोई फ़ायदा पहुंचाया गया हो, या हमने बहुत से ऐसे इश्यूज़ पहले भी देखे न्यूज़ में रहते हुए। तो क्या है भाई डिफेक्शन को लेके लॉ, क्या चीज़ें होती हैं, प्री में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या आपको पता होना चाहिए, किस आर्टिकल के तहत ये डिफेक्शन डिफाइन होता है, कौन सा जैसे 10th शेड्यूल है वो कब बना, उसकी क्या रेलेवेंस है, कौन से लॉज इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंस के लिए पढ़ना है, ये सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, मेंस की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। अगर आपका सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है तो दिल छोटा नहीं करना है, आपको अगली बार प्रिपरेशन करना है। और अभी इतना लंबा समय, वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि भाई 2023 की प्रिपरेशन के लिए आपको एक लंबा टाइम है, दिख रहा है भाई 1 साल पड़े, पर इन रियलिटी सिलेबस इतना बड़ा है, इतना काम आपको करना है कि टाइम काफ़ी नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जिनके पास प्रिपरेशन है पर मोटिवेशन थोड़ी सी कम हो जा रही है, स्ट्रक्चर की कमी है, उनके लिए हमारा IDMP प्रोग्राम है, यानी इंटीग्रेटेड डेली MCQ प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर UPSC 2023। IDMP प्रोग्राम क्या है मैं समझा देता हूँ। इसके तहत आपको NCERT के टेस्ट वीडियोस मिलेंगे, आपको NCERT के सारे जो हमने वीडियोस हैं वो मिलेंगी। इसके अलावा आप डेली एक टेस्ट देंगे, कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, डेली प्रीलिम्स के टेस्ट लिखेंगे और एक मेंस के भी आंसर लिखेंगे। वीकली टेस्ट देंगे जो इवेलुएट किया जाएगा। इसके अलावा आपको हमारी सारी मैगजीन्स मिलेंगी, 21 सॉफ्ट कॉपीज़, वीकली बुकलेट्स मिलेंगे मेंस के लिए। इसके अलावा आप CSET और SA के टेस्ट भी दे पाएंगे। जूम सेशंस होगा आपका मेंटोर्स के साथ। तो अगले 1 साल तक के लिए आप रेगुलरली प्रीलिम्स के MCQ सॉल्व करेंगे, मेंस के आंसर सॉल्व करेंगे, आपकी कॉपियाँ इवेलुएट होंगी। आपको NCERTs में हेल्प चाहिए तो आप वीडियोस देख पाएंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर है जहाँ आप अगले नेक्स्ट ईयर तक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ढंग से प्रिपेयर हो पाएंगे। एक शेड्यूल होगा, कुछ वीडियोज़ भी होंगे और आपके पास प्रॉपर टेस्ट होंगे। हर टॉपिक जो आप पढ़ेंगे उसके ऊपर एक टेस्ट देंगे। तो अगर आप कुछ हद तक प्रिपेयर्ड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है ज्वाइन करने का, अगर आप अगले साल के लिए सोच रहे हैं तो। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स अच्छा गया है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है और आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि शायद मेरा कोई एरिया वीक है या मुझे ऐसे मैंने लिखे नहीं, प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो जो भी कंटेंट है उसको हमने कोशिश करी है कि काफ़ी ज़्यादा कंसाइज तरीके से आपके लिए प्रेजेंट किया जाए, जिसके लिए हमारा मेंस क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस इसमें है आपके पास, जहां पूरे सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाया गया है। हर टॉपिक की डिटेल एनालिसिस की गई है। आपको प्रॉपरली क्लासेस के थ्रू अलग अलग डायमेंशन समझाए गए हैं ताकि कोई भी आप डायमेंशन मिस ना करें, क्योंकि मेंस के लिए आपको ज़रूरत होती है डायमेंशंस की, आपको ज़रूरत होती है एडिशनल वैल्यू एडिशन की, जो आपको आपके नोट्स के थ्रू, क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपको कहीं से भी हल्का सा डाउट आ रहा है तो आप ज़रूर ये मेंस क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, जो प्रीलिम्स जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस में प्रेजेंट है। ये तो हो गई IDMP और मेंस क्रैश कोर्स की बात।
हम प्राइमरीली बात किसके ऊपर कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डिफेक्शन के ऊपर। अब देखिए डिफेक्शन आपने न्यूज़ पढ़ी महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है, मुझे पता है कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 10th शेड्यूल का पार्ट है। इतने पे आपने अगर उसको छोड़ दिया तो ये प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई। इसकी ढंग से प्रिपरेशन ऐसे होगी कि व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपको पता लग गया कि भाई डिफेक्शन रोकने के लिए है। आर्टिकल 102 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मैंशन है ये, और 10th शेड्यूल में भी जो आर्टिकल 102 का सेकेंड पार्ट है वो 10th शेड्यूल को किक इन करता है कि भाई आर्टिकल 102 के अंदर बताया गया है कि किसके तहत कोई एक लेजिस्लेचर अपना मेंबर ऑफ द हाउस होने का अधिकार खो देता है। उसके अंदर ये बात होती है कि अगर आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो डिक्लेयर नहीं किया, कोई एक कहीं पर ऐसे आप कोई आप सरकारी कामकाज कर रहे हैं जिसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसके अंदर है, तो आपकी जो सीट है ऑलरेडी निरस्त हो जाती है। या फिर अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर आप दिवालिया घोषित हो चुके हैं, उस स्थिति में इसी का एक और पार्ट है विच इज़ 10th शेड्यूल, जिसके तहत आप अगर पार्टियां चेंज कर रहे हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 10th शेड्यूल बाद में जोड़ा गया इन 1985 बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये जो चीज़ है ना, ये आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि कब ऐड किया गया, आर्टिकल 102 किसकी बात करता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई डिफेक्शन क्या है, डिफेक्शन में आप कब आपको हटा दिया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो लेट्स से आप किसी एक पार्टी से चुन के आए हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई एक पार्टी से चुन के आए हो, वो वॉलंटरली अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं, या जब हाउस में वोटिंग हो रही है और अध्यक्ष ने विप जारी किया तो आप पार्टी के डिसीजन के खिलाफ जाते हैं, या फिर कोई अगर इंडिपेंडेंट चुन के आता है व्यक्ति और वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, वो राज्यसभा में ही नॉमिनेटेड होंगे ना आमतौर पर भी, तो वो 6 महीने बाद नॉमिनेशन के कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर माने जाते हैं डिस्क्वालीफाइड। डिसाइड कौन करेगा कि भाई इसने ऐसा कुछ किया भी है इस व्यक्ति ने या नहीं किया है, तो वो डिसाइड करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर की बात आ गई यहाँ पे मुख्य रूप से। प्रॉब्लम ये है कि ये लॉ है, लेकिन इसमें भी एक कैच है, कब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे अगर वो अपनी पार्टी के 2/3 मेंबर्स को साथ लेकर एक नई पार्टी के साथ मर्ज कर जाएं या अपनी पार्टी अलग कर लें। तो जो मर्ज करना चाहते हैं और अगर वो किसी नई पार्टी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, किसी में मर्ज करना चाह रहे हैं, तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। याद रखिए 2/3 से ज़्यादा मात्रा में जब किसी पार्टी के मेंबर्स शिफ्ट होते हैं तब वो ना ही वो पार्टी मर्ज डिस्क्वालीफाई होगी, ना ही वो एमएलए डिस्क्वालीफाई होंगे। जैसे अगर 50 लोग हैं किसी पार्टी में मेंबर्स हैं, 40 लोग कहेंगे भाई नहीं हम अलग हो जा रहे हैं, तो वो 40 इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे कि भाई ये इन्होंने अपनी खुद की नई पार्टी बना ली, पुरानी पार्टी से अलग हो गई, या फिर किसी और पार्टी के साथ इन्होंने विलय कर लिया, वहाँ पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। ठीक है, और क्योंकि इसका डिसीजन कौन करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर ऑफ द हाउस, तो कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कि कितने टाइम में उनको करना है। ये भी मेंशन नहीं है कि भाई क्या ये जस्टिसेबल है या नहीं, कोर्ट आप जा सकते हैं नहीं। तो रिसेंटली बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि होलोहन केस में कि आप इसको किसी भी हद तक जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रख सकते, सरकार डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये लीगल है या नहीं। लेकिन उससे पहले स्पीकर डिसाइड करे, उसके बाद ही तो वो कुछ डिसीजन लेंगे। स्पीकर के पास कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर किसी रूलिंग पार्टी का स्पीकर है और वो अपने कुछ एमएलएज या एमपीज दूसरे पार्टी से तोड़ के अपने में ले आता है, तो स्पीकर डिसाइड ही नहीं करेगा कि डिस्क्वालीफाई होंगे, तो वो कोर्ट जा ही नहीं पाएगा अपोजिशन का लीडर कभी। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है एंटी डिफेक्शन लॉ में कि भाई अगर रूलिंग पार्टी का स्पीकर है या स्पीकर ऐसा है जो प्रभावित है किसी पार्टी से, जिनके मेंबर रह चुके हैं, तो अक्सर देखा गया उनके पक्ष में फैसले देते हैं या फिर फैसला देते ही नहीं। अगर फैसला देंगे ही नहीं तो कोई डिस्क्वालीफाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया किस लिए किया था, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लोग तुरंत सीटें ना बदलें, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ना जाएं, लोक लुभावन ऑफर्स के चक्कर में ना आए, और प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, पार्टी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन होता दिक्कत ये है कि भाई अगर कोई एक लॉ, जैसे फार्म लॉ आया या फिर कोई ऐसा लॉ आया जहाँ जो पार्टी का टेक है उससे अलग टेक है किसी एमएलए एमपी का, वो उसके खिलाफ जाके वोट करना चाहता है, वो नहीं कर सकता। हो सकता है जहाँ की उनकी जनता है वो चाहती है कि नहीं हम इस पर्टिकुलर लॉ का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एमएलए या एमपी वहाँ जाकर पार्लियामेंट में ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं सपोर्ट करूँगा कि मेरी जनता कह रही है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे फॉलो करना चाहिए। तो वो जो उनका एक कॉन्शियंस है उसके हिसाब से वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है विद एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन ये तो कोई डिफेक्शन लॉ की बात किस आर्टिकल के अंदर आता है, कब आप डिफेक्शन कर सकते हैं, कौन से लॉज के अंदर आप डिफेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेंस में इसके ऊपर आंसर लिखना है, जो हमने आईडीएमपी प्रोग्राम की बात करी कि भाई आप डेली एक आंसर लिखोगे, अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन मिला, आपको सिर्फ ये लिखना नहीं होता, एक्सप्लेन करना नहीं होता। अगर आपको एग्जामिन करना है या कोई भी चीज़ लिखनी है तो कुछ आपको एडिशनल चीज़ें ऐड करनी होती हैं। जैसे आपको कुछ लीगल प्रोविजंस ऐड करने होंगे, कौन से लॉ के तहत क्या चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल
क्योतो होलोहन केस है 1992 का, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई आपने जो फैसला लिया है डिस्क्वालिफिकेशन का वो सही है भी कि नहीं। फिर एक राजेंद्र सिंह राणा केस था, इस केस में ये तय हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति जाकर रिजिग्नेशन दे तभी नहीं कहा जाएगा कि भाई कि हम इस पार्टी, अगर आप बीजेपी से हैं लेट्स से या कांग्रेस से हैं कोई सदस्य और वो रिज़ाइन ना करें बट चुपचाप जाकर किसी और पार्टी के साथ बात करने लग जाए कि आप सरकार बनाइए मैं आपको सपोर्ट करूंगा, उस केस में भी ऐसा माना जाएगा कि वो डिफेक्ट कर चुके हैं। ये चीज़ें किस में आई थी? ये हुई थी राजेंद्र सिंह राणा केस में, 2007 में हुआ था। फिर रिसेंटली 2020 में केशराम मेघाचंद्र सिंह केस हुआ था। इसके अंदर भी और डिटेल में हम देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को। यहाँ पर ये फोकस किया गया था कि केसेस एटलीस्ट एक रीजनेबल टाइम में वो सॉर्ट आउट करें। कौन? तो स्पीकर। और स्पीकर को ये कैसे करना चाहिए? इन अ न्यूट्रल मैनर। तो किसी पार्टी की के तहत से उनको नहीं देखना चाहिए और एक रीजनेबल टाइम के अंदर डिसाइड करना चाहिए। ये चीज़ें डिस्कस हुई थी अभी तक। आप जब भी कोई आंसर लिख रहे हैं तो आपको मेंशन करना होगा कि भाई कौन से आर्टिकल के अंदर ये आ रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किया गया, ये कौन सी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ कि भाई पहले क्या लॉज थे, फिर क्या जजमेंट्स आई, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, और फाइनली आप फिर इसमें ऐड करते हैं इन कंक्लूजन कि क्या तरीका होगा जिसके तहत इसको और सुधारा जा सके। तो जैसे हमने देखा कि स्पीकर अगर न्यूट्रल होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, कोई बायस की उम्मीद नहीं होगी। तो इसके लिए अगर स्पीकर किसी पार्टी के मेंबर ना रहें, जैसे यूके में प्रोविज़न है, इसके ऊपर 3 कमेटीज़ भी हैं जिनकी रिकमेंडेशन भी है, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 170th, और इलेक्शन कमीशन ने भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि डिफेक्शन को इलेक्शन कमीशन की आपको एडवाइस के अंदर लेना चाहिए या फिर तभी करना चाहिए जब कोई इंपॉर्टेंट लॉ हो या जिसके खिलाफ व्हिप जारी की गई हो। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा आंसर बेटर तरीके से कैचअप करता है, हम बेटर समझ पाते हैं कि ये टॉपिक हम इस एंगल से पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके हर डायमेंशन को समझें। तो ये जो डिफेक्शन का टॉपिक है ये न्यूज़ में है, इसका मतलब आप न्यूज़ पढ़ी, फिर आपने समझा डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, मेंस के लिए आपने ये समझा कि क्या इवोल्यूशन हुआ है, इसका कैसे इवॉल्व हुआ है पूरा प्रोसेस ऑफ डिफेक्शन, कहाँ से शुरू हुआ, कौन से लीगल प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं इसको और चेंज करने के लिए और क्यों वो रिकमेंडेशंस हैं। तो आई गेस यही हमारी कोशिश होगी, ऐसे टॉपिक्स आप ढंग से पढ़ें और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके ऊपर कुछ आंसर राइटिंग करें, जिसके लिए हमारा IDMT प्रोग्राम है। तो तत्काल के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।